नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मेघजी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम जीएस की क्लास में पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने कल नागरिकता का चैप्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव हो जाइए। योगी विपुल, श्लोक ठाकुर, रुखसार रहमान, गुड मॉर्निंग। लाइव क्लास के साथ साथ आप सभी जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे, तो आप सभी धीरेन्द्र यार गुड मॉर्निंग, मोहम्मद सिराज, आप सभी जो है पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनको भी करते रहें, उनको भी देख लें, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो भी एग्ज़ाम हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं, उनके साथ साथ आप जो है उनको भी पढ़ते रहें, ताकि जो है आपको पता लगता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि आपका भी यूपीपीसीएस आ चुका है, यूपीपीसीएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसी साल उसका भी एग्ज़ाम होना है। राहुल पाल गुड मॉर्निंग। और जेल वार्डर के आ चुके हैं, डेट भी आ चुकी है, एसएससी की डेट आ चुकी है आपकी। तो आप जो है लाइव क्लास के साथ साथ अपनी तैयारी को बेस्ट रखने के लिए पिछले साल के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम भी जो है, जो पेपर हैं, वे भी देखते रहें। राहुल पाल गुड मॉर्निंग। विशु मित्तल गुड मॉर्निंग भैया। तो कल हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा था। नागरिकता का प्रावधान जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है, और भाग 2 व अनुच्छेद 5 से 11 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। नागरिकता के अंतर्गत नागरिकता के जो प्रावधान हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है, उससे पहले क्या स्थिति थी, उन सब के बारे में हमने बारी बारी से डिटेल से पढ़ लिया था। विशु मित्तल, पीसीएस लेवल के आपने कुछ क्वेश्चन लिए हैं? जी हाँ, ठीक है। और जितना आपने पढ़ाया है उससे बहुत क्वेश्चन। देखिए, मैं आपसे बता दूं विशु मित्तल जी, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो लाइव क्लास में भी पढ़ा रहा हूँ और वैसे डिटेल में भी वैसे भी क्लास में भी जो पढ़ाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम से लेके आप जो मेरी जो क्लास देख रहे हैं, उसमें आपको किसी भी एग्ज़ाम, यानी कि ग्रुप डी या कोई चपरासी के एग्ज़ाम से भी ले लीजिए, यानी कि आप जो है चपरासी के एग्ज़ाम से लेके पीसीएस लेवल तक, कोई भी पीसीएस हो आपका, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, कोई सा भी पीसीएस ले सकते हैं आप। ज़्यादातर कम से कम 70% के आसपास, इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम 70% क्वेश्चन जो हैं, जो मैं करा रहा हूँ आपको, लगभग वहीं से आएंगे। पिछले साल के जो एग्ज़ाम मैंने देखे हैं, शायद वहीं से सब जो है 80 से 90% क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैं 70% आपसे कह रहा हूँ कि 70% कम से कम वहीं से, जो पॉलिटी में आपको करा रहा हूँ, उसके बाद ज्योग्राफी कराऊंगा, हिस्ट्री कराऊंगा, जोन से भी सब्जेक्ट में कराऊंगा, पीसीएस लेवल तक ही कराता हूँ। तो इस बात से आप निश्चिंत रहे, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन मैं कराऊँगा आपको जो है एक बेस्ट लेवल तक ही कराता हूँ, पीसीएस लेवल से नीचे में कराता ही नहीं हूँ। ओके, अनिकांत, अंबुज, काजल जयंत, आयुषी गोयल, धीरेन्द्र जैन गुड मॉर्निंग आप सभी को। हाँ, जो करा रहा हूँ कंप्लीट ये है। अगर आप इसके साथ साथ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी कर लें, धीरेन्द्र जैन जी, इसके साथ साथ अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी पढ़ेंगे तो आप जो है यूपीएससी लेवल का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपीएससी के जो एग्ज़ाम आते हैं, उसमें कोई भी एग्ज़ाम ले लो, आपका वहाँ तक का भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ बतौर आपको लक्ष्मीकांत वाजपेयी की एक बुक आती है, उसको अगर आप कर लें तो
हाँ विश्वमित्र जी, मैंने बताया ना आपको कि कम से कम 70% में ये मान के चलता हूँ कि कम से कम 70%, अगर आपके मान के चलो कि किसी 100 में से 70% जो मैं सब्जेक्ट करा रहा हूँ वहीं से कम क्वेश्चन आए, मेरा ये प्रयास रहता है। वैसे तो मैंने जो है पिछले साल के जो एग्ज़ाम देखे हैं, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम हुए थे 2019 में पीसीएस लेवल के, सभी में कम से कम 90% प्लस ही रहा है। 90% से प्लस ही क्वेश्चन बिहार पीसीएस हुआ था, यूपी पीसीएस हुआ था, आपका छत्तीसगढ़ और एमपी पीसीएस हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन बाहर से हुआ है, और वो भी मैंने बाद में ऐड करा दिया था बच्चों को, उसके बारे में भी बता दिया था। तो मैं ज़्यादातर जो है पीसीएस तक ही कंप्लीट करा के लेके चलता हूँ कम से कम, ताकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पीसीएस लेवल तक का भी एग्ज़ाम देते हैं, या कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देते हैं। तो उसके लिए मैं बतौर बता रहा हूँ आपको, जो मैं करा रहा हूँ उसके साथ साथ अगर आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी की एक बुक आती है इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज व्यवस्था की, अगर उसको भी ले लें और उसका भी रिवीजन करते रहें साथ साथ, तो भारतीय राज व्यवस्था के नाम से एम लक्ष्मीकांत वाजपेयी की एक बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नाम से बुक आती है। बेस्ट बुक है इंडियन पॉलिटी के लिए, शायद इससे बेस्ट बुक ना कोई हो, मेरे हिसाब से तो इससे बेस्ट बुक नहीं है हिंदी मीडियम के लिए। श्लोक ठाकुर जी सर, ओके ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। काजल जयंत, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़ गए हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, मैं फिर कोई एक बार आपको बता देता हूँ कि कल हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा था, सिटीजनशिप। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। देखिए पीसीएस या यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप जो पिछले साल के जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, उनको भी पढ़ें तो उससे जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके ठीक है, मौलिक अधिकार स्टार्ट करते हैं आज। अनेकांत, करें स्टार्ट। चलिए, सबसे पहली बात तो यह आती है कि मौलिक अधिकार हैं क्या। मौलिक अधिकार हैं क्या? तो जनता को प्रदत्त किए गए अधिकारों को ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं, यानी कि जो अधिकार जनता को प्रदान किए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए या लोगों की सुरक्षा के लिए या हमारी सुरक्षा के लिए जो अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं सरकार द्वारा, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कि जनता द्वारा प्रदत्त, जनता को प्रदत्त या प्रदान किए गए अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पे किया गया है, ये तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे, जल्दी से बताएं। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग, कौन से भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं अपना। अंबुज कौशिक, पार्ट 3। निशांत जी सर, निशांत शर्मा, अच्छा गुड मॉर्निंग भैया। धीरेन्द्र जैन 12 से 35, काजल जैन 3, विशु मित्तल, काजल जयंत, वरदान भाग 3, राहुल पाल भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35, श्लोक ठाकुर पार्ट 3, अंबुज कौशिक 12 से 35, अनिकांत पार्ट 3, आर्टिकल 12 से 35, जी हाँ। मोहम्मद सिराज भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35,
लगभग सभी को पता है कि मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार। इंडियन पॉलिटी में मौलिक अधिकार आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ओके, विश्व मित्तल, जी हाँ, विश्व मित्तल, कंट्री यूएसए, जी धीरेन्द्र जैन, यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान लिया गया है भारत में, भारतीय संविधान में, वो यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। तो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, वो मौलिक अधिकारों का जो है यूएसए से लिया गया है। भाग 3 के अंतर्गत हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ओके, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ओके, मैग्ना कार्टा, देखिए मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। रूपेश पाल, कमेटी सरदार पटेल, जी अंबुज कौशिक। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा की अवधारणा कहाँ से आई? मैग्ना कार्टा शब्द क्या है? देखिए मैग्ना कार्टा शब्द जो है, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द की अवधारणा जो है ब्रिटेन से आई, इंग्लैंड से आई, ब्रिटेन से आई, क्योंकि वहाँ के राजशाहियों के द्वारा, जो राजा थे, राजवंश थे, उनके द्वारा वहाँ के मजदूरों को जो अधिकार दिए गए थे उनको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था, इसलिए मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इंग्लैंड के जो राजशाही थे, इंग्लैंड के राजशाहियों के द्वारा या राजाओं के द्वारा वहाँ के मजदूरों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, जिनको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। ओके, विपुल योगी, ब्रिटेन, जी हाँ। और ये कब दिया गया था? देखिए एक इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉन, उन्होंने जो है आपको 1215 में वहाँ के सामंतों के दबाव में आकर मैग्ना कार्टा नाम के ये अधिकार उन लोगों को दिए थे। कौन थे राजा? ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन, किंग जॉन ये राजा थे। कब दिए गए थे? 1215 में। तो 1215 ईस्वी में वहाँ के जो सामंत थे उनके दबाव में आकर वहाँ के मजदूरों को अधिकार दिए गए थे, जिन्हें मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ओके, सारिका चौधरी, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? देखिए सामंत किन्हें कहते थे? सामंत से संबंधित है, आपका हिस्ट्री में आएगा सामंत। सामंत हैं आपके, जैसे कि अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ लोगों को ज़मींदारी लेने के लिए दे दिया गया था, जो किसानों से वसूल करते थे, तो उन लोगों को जो है सामंत कहते थे। ओके, अनिकांत, जो वहाँ के राजाओं के अंडर में रहकर कार्य करते थे और मजदूरों से कर या टैक्स वगैरह वसूलते थे या लगान वगैरह वसूलते थे, उनको सामंत कहते थे। ओके, ठीक है, चलिए अब देखिए मौलिक अधिकार। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? वर्तमान में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे?
जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं। धीरेन्द्र जैन, प्रेजेंट में 6 हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने थे? श्लोक ठाकुर 6, योगी विपुल मूल रूप से 7 थे। जो मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बन के तैयार हुआ, उसमें आपके 7 मौलिक अधिकार थे। तो कौन सा एक मौलिक अधिकार था जो यहाँ से हटा दिया गया, कब हटाया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो 7वां मौलिक अधिकार था, जो 7वां मौलिक अधिकार था वो कौन सा था, किस नाम से था और कब उसको हटाया गया और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार, अनुराग सिंह। जी हाँ, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो अब मौलिक अधिकार न होकर एक कानूनी अधिकार बन गया है। ये मैंने आपको जो है पिछले चैप्टर में भी बताया था। को अंबुज कौशिक, कौन सा अनुच्छेद था? 44वां संविधान संशोधन 1979। अनिकांत, 44वां संविधान संशोधन 1978 है। अंबुज कौशिक, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 78 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है। देखो 42वां जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976, तो 2 ये बढ़ा, 2 ही आपका ये बढ़ गया। याद करने के लिए इससे आसान तरीका नहीं है आपका। इसमें आपके 2 ऐड हो गए यहाँ पे, 42 के बाद 44, तो इसमें भी 2 ही साल ऐड होंगे, यानी कि 76 के बाद 78। 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ। और कौन से अनुच्छेद में चला गया अब संपत्ति का अधिकार? 300A में। आयुषी गोयल, राइट आंसर है आपका। 300A में चला गया है। कौन से भाग में है? यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। आयुषी गोयल, पार्ट 12 यानी कि भाग 12 के अंतर्गत अब रखा गया है। अब ये मौलिक अधिकार न होकर एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार था, अब आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया। रुपेश पाल, पार्ट 12 में है। जी हाँ, श्लोक ठाकुर पार्ट 12 में हैं और 300A के तहत है। अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अच्छा, पहले कौन से अनुच्छेद में था संपत्ति का अधिकार? कौन से अनुच्छेद में था पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत जब था? ठीक है, जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था उस वक्त कौन से अनुच्छेद में था? एक बार 2 बार बता दो। विपुल मित्तल, कहीं के बारे में बताऊं विपुल मित्तल जी? संपत्ति का अधिकार। अच्छा, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार के अंतर्गत इसको अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में भाग 12 के अंतर्गत है। ठीक है, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि जो संपत्ति का अधिकार है अब 300A में है, ये अनुच्छेद 300A में है, लेकिन इससे पहले किस अनुच्छेद में था? जब ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत था तो किस अनुच्छेद में था? श्लोक ठाकुर, आयुषी गोयल, अनिकांत, सारिका चौधरी 31। जी हाँ, राहुल पाल 31। अंबुज कौशिक, सर लुसेंट में 1979 दिया है। लुसेंट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत दे रखी है। ठीक है, सही डेट इसकी ये है, आप उसमें सही कर लीजिए। हो सकता है दिया हो, मैं मना नहीं कर रहा आपको। अंबुज कौशिक दिया होगा, लेकिन इसकी जो राइट डेट है आपकी 1978 है। ओके, रुपेश पाल 31। जी हाँ, पहले ये आपका आर्टिकल 31 के अंतर्गत था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मौलिक अधिकारों से इस प्रकार से जो है आपके। तो आपको मैं अब ये बता दूं कि अनुच्छेद 12
12 और 13 कर लेते हैं, उसके बाद में 14 से आपके जो है 14 से और 32 तक करेंगे, उसके बाद 33, 34, 35 अलग से करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 जल्दी से बताएं बच्चे। भैया वीडियो रुक नहीं रही है, कोई दिक्कत आ रही है क्या? हैं जी? रुपेश पाल, कोई दिक्कत है? योगी, क्या वीडियो रुक रही है या सही चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? श्लोक ठाकुर 19 AF में क्या है? 19 1F में ABCDEF में है भैया। आज के टाइम में रोज़गार, वर्तमान में जो है रोज़गार का जो व्यवस्था है, भारत में कहीं भी रोज़गार करने की व्यवस्था बताऊंगा, उसके बारे में अभी थोड़ा वहाँ तक पहुँचने दो, उसके बारे में बताऊंगा। रोज़गार की व्यवस्था है, यानी कि भारत में कहीं भी आप जाकर रोज़गार कर सकते हैं, 19F में है। ओके, तो वीडियो तो नहीं रुक रही ना? अब तो नहीं है ना रुपेश पाल? अब ठीक चल रही है ना? ओके, चलिए कोई बात नहीं है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 13, जल्दी से बताएं। ठीक है, ओके। अनुच्छेद 13, देखिए अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से, बताएं जल्दी से, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि अमान्य या शून्य होगी। यानी कि इसका मतलब है कि मौलिक अधिकारों को लेकर यदि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और उनमें मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उस प्रकार का कोई भी कानून अमान्य होगा या शून्य होगा या अवैध होगा। मौलिक अधिकारों को लेकर यदि संसद कोई कानून बनाती है, कानून या विधि बनाती है और उसमें मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकारों में कटौती की जाती है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उस प्रकार की विधि या उस प्रकार का कानून अमान्य होगा या अवैध होगा। ओके, कोई भी विधि शून्य होगी। जी हाँ, मौलिक अधिकारों को लेकर यदि कोई कानून बनाया जाता है और उसमें मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है या उनमें कोई किसी प्रकार की कटौती की जाती है, तो उस प्रकार की विधि अमान्य होगी, उसको माना नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दी जाएगी। ओके, वह विधि शून्य होगी। ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो अनुच्छेद 12 और 13 में ये था आपका। इसके बाद जो है अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बच्चे अपना आंसर बताएं। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार, वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और कौन से अनुच्छेद से
किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो फिर उस विधि को लागू नहीं किया जाएगा। जी हाँ, वरदान उस विधि को लागू नहीं किया जाएगा। धीरेन्द्र जैन, समता, फ्रीडम, समता का अधिकार, आर्टिकल 14। अनिकांत, देखिए सबसे पहले जो आता है आपका समता या समानता का अधिकार आता है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। पहला जो आपका मौलिक अधिकार है, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत आएगा, बारी बारी से पढ़ेंगे उनके बारे में। पहले मैं 6 के नाम लिखवा रहा हूँ आपके, वे लिख लीजिए। इसके बाद नंबर 2 पे, नंबर 2 पे आता है, जल्दी से बताएं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अभी बहुत बार लेट आएगा, सबसे लास्ट का है नंबर 6 पे। योगी विपुल, 19 से 22, अंबुज कौशिक। जी हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 पे आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आएगा आपका अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। इसके बाद नंबर 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उससे पहले भी आता है आपका, ये है जी काजल जयंत, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका कौन से आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसके बाद नंबर 5, नंबर 5 में आएगा आपका सांस्कृतिक एवं धार्मिक शिक्षा का अधिकार। नंबर 5 में आएगा आपका धार्मिक एवं शिक्षा का अधिकार। धार्मिक एवं शिक्षा का अधिकार, श्लोक ठाकुर। आयुषी गोयल, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद है, 29 व 30। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है नंबर 6 पे विपुल योगी, जो आपने बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 32 के तहत। आपको मैं पहले ही बता चुका कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। रूपेश पाल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ, ठीक है। अब इनके बारे में हम जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए सबसे नंबर 1 पे जो आता है आपका समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका
25, 26, 27, 28 के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है आपका नंबर 5 पे सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 व 30 दोनों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और सबसे लास्ट में आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहे जो बच्चे ले सकते हैं। इसके बाद हम जो है डिटेल में पढ़ते हैं समता या समानता का अधिकार। तो नंबर 1 डाल लीजिए जो है समता या समानता का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक आएगा। अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। हेलो स्टॉक फॉर यू, गुड मॉर्निंग। बड़े लेट आए भैया, कोई बात नहीं। दिनेश कुमार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जी। आर्टिकल 14 आर्टिकल बिफोर ऑफ द लॉ, अंबुज कौशिक। अनुच्छेद 14, अब देखिए समता या समानता का अधिकार के अंतर्गत हम जो है आर्टिकल के द्वारा पढ़ेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। यानी कि आपका जो है कानून जो है वो सबके लिए समान होगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि जो है, कानून जो है सभी के लिए समान होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय या किसी भी लिंग, महिला या पुरुष कोई भी है, सबके लिए कानून समान होगा। तो विधि के समक्ष समानता। ओके, आर्टिकल 14, जी हाँ, विधि के समक्ष समानता विपुल योगी। हो गया क्लियर? यानी कि सभी लोगों के लिए कानून बराबर होगा। विधि के समक्ष समानता, कानून के लिए सभी लोग बराबर हैं। जी हाँ रुपेश पाल, सभी के लिए समान होगा। इसके बाद अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि, जन्मजात आदि के विभेद पर रोक, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मजात आदि के विभेद पर रोक लगाई गई है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मजात या जन्म स्थान कह सकते हैं, जन्म स्थान आदि के विभेद यानी कि भेदभाव, विभेद पर रोक। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या सरकार या कंपनी, ठीक है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, लिंग यानी कि महिला पुरुष कोई भी हो, जन्म स्थान उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, आदि को लेकर जो है भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि उसके भेदभाव पर, विभेद पर रोक लगा दी गई है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 15 के द्वारा। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के विभेद पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 15 के द्वारा। ठीक है, लॉक स्टॉक फॉर यू, जी हाँ राइट। यहां तक क्लियर हो गया? योगी विपुल, अनुच्छेद 16। चलिए जी, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के अवसर में समानता। लोक नियोजन के अवसर में समानता, यानी कि लोक नियोजन से संबंधित है जो नौकरियां हैं या रोजगार है, जैसे कि लोक नियोजन के अवसर में समानता,
यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों को नौकरी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट कंपनियों में हो, अब जो है लोक नियोजन जो है उनके अवसर में सबको समान अवसर दिया जाएगा। रोजगार के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए सभी लोगों को समान अवसर दिए जाएंगे। तो लोक नियोजन के अवसर में समानता। निशांत शर्मा, नियोजन के विषय में अवसर। ओके, यहाँ तक 16 तक कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के विभेद पर रोक। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता। इसके बाद अनुच्छेद आता है आपका 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत करना है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 के द्वारा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता या छुआछूत या भेदभाव का अंत, यानी कि जैसे कि कोई जो है एक दूसरे के साथ में भेदभाव करता है, जाति को लेके, धर्म को लेके या रंग को लेकर, ठीक है, या महिला पुरुष को लेकर, तो उस प्रकार का जो छुआछूत है या अस्पृश्यता का जो भेदभाव की नीति है उसका अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। ओके, इसके बाद अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, यानी कि किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है किसके द्वारा? अनुच्छेद 18 के द्वारा। लेकिन इसमें जो है सेना और शिक्षा को थोड़ी छूट दी गई है। इसमें सेना में उपाधियां वगैरह दी जाती है अभी भी, ठीक है, और शिक्षा में भी आपकी उपाधियां वगैरह दी जाती है। ये दो डिपार्टमेंट छोड़ रखे हैं, इनमें थोड़ी छूट दी गई है सेना और शिक्षा को छोड़कर, ठीक है, तो उसमें उपाधियां दी जाती है, वरना सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। जिस प्रकार से आपने देखा ना, उपाधि से तात्पर्य है जैसे कि पहले राजाओं के द्वारा किसी को शाह की उपाधि दे दी, या राजा की उपाधि दे दी, या महाराजा की उपाधि दे दी, कोई भी उपाधि दी जाती थी। अब उस प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जो भी उपाधि दी जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा सेना और शिक्षा में, वो राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, वरना सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सारिका चौधरी, एंड ऑफ द टाइटल। यहाँ तक सभी के समझ में आ गया है? किसी आर्टिकल को लेकर अगर कोई किसी के मन में शंका है तो मुझसे क्वेश्चन वो कर सकता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सबके लिए बराबर होगा। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान आदि के विभेद पर रोक, यानी कि आप जो है धर्म को लेकर, जाति को लेकर, लिंग या महिला पुरुष को लेकर, जन्म स्थान को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, उस पर रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर में समानता, यानी कि आपको जो है रोजगार के मामले में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कोई कंपनी वगैरह हो, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। छुआछूत को जो है समाप्त कर दिया गया है। राजा राम मोहन राव को दी गई थी, जी हाँ, राजा राम मोहन राय को दी गई थी राजा की उपाधि, अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है जी, दिनेश कुमार। तो उस प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत करना है। ओके, समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक सभी का कंप्लीट हो चुका है। आगे चलूं, जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, इसको साफ करते हैं फिर।
निखिल कुमार, जाति के आधार पर उपाधि है सर। कौन सी जाति के आधार पे है भैया निखिल कुमार? अनिकांत, ओके सर। राहुल पाल जी, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, नाम नाम की क्या उपाधि है? वो तो नाम के पीछे लगाया जाता है। जैसे कि मान के चलो कि आपका यहीं पे पढ़ देता हूँ, नाम आते हैं आपके, कोई धीमान है तो धीमान लगाता है, चौधरी है तो चौधरी लगा रहा है, ठीक है, शर्मा है तो शर्मा लगाते हैं, उस प्रकार का लगाते हैं, उसे जो है उपाधि नहीं कह सकते। ओके निखिल कुमार। चलिए, तो एक मौलिक अधिकार हो गया आपका समता या समानता का अधिकार। इसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 2। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक आता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम अंबुज कौशिक 19 से 22, जी हाँ। इसके बाद सबसे पहले क्या आता है? अनुच्छेद 19 योगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपके 6 राइट आते हैं, 6 अधिकार आते हैं, ठीक है, जिनमें आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो आप ले लीजिए, अब जा 19 ABC करके लिख देता हूं मैंने, 19A। 19A में क्या है? 19A में है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता या अपनी बात रखने की स्वतंत्रता या अपने विचार रखने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। ओके, तो 19A में विचार रखने की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। विचार रखने की स्वतंत्रता। भारत में मौलिक अधिकारों के द्वारा अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 19A में बोलने की स्वतंत्रता या अपने विचार रखने की स्वतंत्रता या अपनी बात को रखने की आज़ादी है, या प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। ओके, योगी विपुल बोलने की स्वतंत्रता, जी हाँ, एक ही मतलब है। ठीक है, 19A आ गया समझ में। 19B, 19B में आता है आपका संघ या सभा बनाने की स्वतंत्रता। संघ, संस्था या पार्टी भी कह सकते हैं, बनाने की स्वतंत्रता। निखिल कुमार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब है जो अपना, सॉरी ये बी में गलत हो गया, बी में आपका आएगा एकत्रित होने की स्वतंत्रता आती है इसमें। निखिल कुमार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब है अपनी खुद की जो स्वतंत्रता है, एक व्यक्ति जैसे कि हम हैं या आप हो, आपकी जो स्वतंत्रता है, आपको जो राइट दिए गए हैं, ठीक है, आपको क्या क्या स्वतंत्रता है। तो आपको नंबर 1 पे अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है या बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी किसी भी समय, ठीक है, किसी के भी सामने अपनी बात रख सकते हैं।
तो आपको जो है 19A के तहत विचार रखने की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। ओके निखिल कुमार। बी में दिया गया है अनुच्छेद 19B। 19B में वर्णन किया गया है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, और वो भी बिना हथियार के। यानी कि आपको कहीं भी एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। आज हाल फिलहाल में नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, ठीक है। इसमें आपकी ही सुरक्षा के लिए आपके इस मौलिक अधिकार को थोड़ा जो है रोका गया है। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह एकत्रित होंगे तो आपका जो है संक्रमण होने की दिक्कत है। ओके, तो 19 दिनेश कुमार 19A में है आपका बोलने की स्वतंत्रता या विचार रखने की स्वतंत्रता या अपनी बात कहने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। इसके बाद 19B में आता है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। यानी कि हमें शांतिपूर्ण रूप से कहीं भी एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। 19C में है आपका संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता। संघ या संस्था या पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। ओके, 19C में संघ, संस्था या पार्टी बनाने की स्वतंत्रता। 19D में क्या है? संघ होने का रूप। संघ से वही है कि कोई पार्टी बनाना या कोई संस्था वगैरह बनाना। अंकित प्रजापति, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। जी हाँ, देखिए 19D में भारत में, पूरे भारत में लिख सकते हैं इसको आप, पूरे भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D के तहत आपको पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की या घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। लेकिन एक कंडीशन होती है, कभी कभी किसी क्षेत्र में धारा 144 वगैरह लगा दी जाती है या कर्फ्यू वगैरह लगा होता है, तो वहाँ पर नहीं जा सकते। नहीं तो सामान्य स्थिति में आप कहीं भी पूरे भारत में घूम फिर सकते हैं। ओके, इसके बाद 19E में है आपका पूरे भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। आपको पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। अंकित प्रजापति, योगी विपुल, डी में आवागमन की। जी हाँ, इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल होने की स्वतंत्रता है। जी हाँ, किसी भी लॉक स्टॉक फॉर यू, किसी भी भारत के किसी भी हिस्से में आप जाकर रह सकते हैं। यानी कि पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E के तहत या अनुच्छेद 19(5) भी कह सकते हैं इसको, 19(5) के अंतर्गत पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके बाद आता है आपका F, जनजातियों से अलग अनिकांत। हाँ, जनजातियों से कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो सामान्य लोगों के संपर्क में नहीं रहती, उनसे नहीं तो बाकी जो जनजातियां हैं, जैसे कि MP में हैं आपकी, UP में भी जनजातियां हैं, तो उनके साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो सभी को नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जनजातियां हैं जैसे कि अंडमान निकोबार में या आपकी लक्षद्वीप में कुछ जनजातियां हैं जहां पर जो है नहीं जा पाते, क्योंकि वे जो है ज़्यादा खूंखार होते हैं। ठीक है, 19F में है पूरे भारत में कहीं भी रोजगार करने की स्वतंत्रता या आजीविका करने की स्वतंत्रता। पूरे भारत में कहीं भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। ओके, तो अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 19A विचार रखने या बोलने या अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। 19B में आता है आपका, आप कहीं भी भारत में एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो सकते हैं, वो भी बिना हथियारों के। आप वहाँ पे हथियार लेके नहीं जाएंगे। अगर कहीं पे आपको सभा करनी है तो शांतिपूर्वक रूप से आप जो है वहाँ पे सभा कर सकते हैं, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो सकते हैं बिना हथियारों के। ठीक है, 19B सामान्य काल में, जैसे कि आज के टाइम में कोरोना काल चल रहा है या आपातकाल वगैरह लगा दिया जाता है या धारा 144 है, तो उस टाइम पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो सामान्य काल में जब स्थिति सही हो तो उस टाइम पे आप जो है एकत्रित हो सकते हैं शांतिपूर्वक रूप से, अनुच्छेद B के तहत। 19B। इसके बाद 19C में है आपका, आप कोई भी पार्टी, संघ या संस्था बना सकते हैं, आपको इस बात की स्वतंत्रता है, 19C के तहत दी गई है। 19D कहता है कि पूरे भारत में कहीं भी घूमने फिरने या आवागमन आने जाने की स्वतंत्रता है। पूरे भारत में आपको 19D के तहत आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत 19 के अंतर्गत आता है। 19D में कि पूरे भारत में आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा सामान्य स्थिति में। वो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि सामान्य स्थिति में, ऐसा नहीं है कि आप अब कोरोना चल रहा है आप कहेंगे जी हमें तो दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, आने नहीं दे रहे या जाने नहीं दे रहे, तो ऐसी स्थिति में नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये जो है आपकी सुरक्षा के लिए किया गया है। ओके, तो पूरे भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। 19E कहता है कि पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। देखिए पहले क्या था, अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में जब तक धारा 370 थी तो जम्मू कश्मीर एक अपवाद था, लेकिन अब वो भी हल हो चुका है। आप जम्मू कश्मीर में भी जाकर निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं और कोई रोजगार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19E कहता है कि पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है आपको। इसके बाद 19F कहता है कि पूरे भारत में कहीं भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है। ओके, यहां तक सबका कंप्लीट हो गया। आगे चलूं, अनुच्छेद 19 कंप्लीट है। धुम्मा ठा रखा है सर। अरे दिनेश भैया कहाँ धुम्मा उड़ रहा है। चलिए, अनुच्छेद 19 कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अनुच्छेद इसके बाद 20 करते हैं। ठीक है, अनिकांत। नंबर 3 पे आता है आपका, नंबर 3 बताएं जल्दी से सभी बच्चे। सॉरी, नंबर 3 नहीं, नंबर 2 के ही अंतर्गत आएगा। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत ही आपका अनुच्छेद 20 आएगा। गलत मिटा दिया, 2। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 इसी के अंतर्गत आएगा आपका। 19 से 22 तक ही अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 हुआ है, अभी अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, जल्दी से कमेंट करके अपने आंसर बताएं। अनुच्छेद 20 में है, 20A पे मत जाओ काजल जयंत, तभी अनुच्छेद 20 है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कि इसका मतलब है जब आपने कोई अपराध कर दिया है और अपराध करने के बाद आपको क्या क्या संरक्षण प्रदान किए गए हैं। आप पर जब कोई अपराध सिद्ध हो गया है, अपराध के दो सिद्धि के संबंध में आपको क्या क्या संरक्षण प्रदान किए गए हैं, तो उसके बारे में है आपका अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आपके 3 पार्ट आएंगे। अनुच्छेद 20A। 20A में क्या है? अनुच्छेद 20A में दिया गया है कि आपने जिस वक्त अपराध किया था, आपने जिस वक्त अपराध किया था और उस वक्त जो कानून था उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, यानी कि उसी कानून के तहत सज़ा दी जाएगी जो कानून अपराध करते वक्त था। उसी कानून के तहत सज़ा मिलेगी जो अपराध करते समय था, जो अपराध करते समय था। यानी कि मान के चलिए कि आपका जो है, मोटा सा ले लीजिए आप, जो है हलीमेंट पर ले लीजिए। आज के टाइम में, आज वर्तमान में 1000 रुपये चालान है, लेकिन 2019 से पहले 2018 में ले लीजिए कि 2018 में आपका जो है बाइक पे जाते हुए हेलमेट ना होने के कारण आपका चालान कट जाता है। ठीक है, तो आपका चालान कट जाता है 2018 में और उसको आपने उस वक्त नहीं भुगता। उसके बाद आप जो है उसको भुगतते हैं 2020 या 2019 में। ठीक है, तो आपको जो है उसका जो चालान भरना होगा उसी वक्त के तहत भरना होगा जो कानून 2018 में था। मान के चलो कि हेलमेट पे 2018 में 100 रुपये जुर्माना था और अब 2020 में या 2019 के एंड में हो गया था आपका 1000 रुपये। तो आपको, और आपका फैसला आया जो है, आपने उसको भुगता जो है उस चालान को 2020 में, या उसका निर्णय आया, आपने कोर्ट में मुकदमा लड़ा कि सर मेरे पास तो हेलमेट था, इन्होंने ज़बरदस्ती काट दिया, तो ऐसे नहीं, और फिर भी आप पे सिद्ध हो गया कि आपके पास हेलमेट ही नहीं था, तो आपको जो है 2018 में मुकदमा चालान कटा और उसका निर्णय आया आपका 2020 में, और 2020 में भी लेकिन आपको यहाँ पे जो है 100 रुपये का ही चालान भुगतना पड़ेगा, न कि 1000 रुपये का। तो इसका मतलब है कि उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जो कानून अपराध करते समय था। आपने जिस समय अपराध किया था उस समय जो कानून था उसी कानून के तहत आपको सजा मिलेगी। तो 19A कहता है आपका उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जो कानून अपराध करते समय था। ओके, दोहराना। जी हाँ अनिकांत भैया, कोर्ट में जाओ तो जो है एक केस में 4-5 साल लग जाते हैं कम से कम, इससे कम में होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन चालान वगैरह का तो जल्दी भुगत जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने के अंदर, लेकिन 2-2 साल भी लगा देते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो चालान कट गया उसके बाद 2 या 3 साल में जाके उसको भुगतते हैं। ठीक है, (2020) पर की कोई जानकारी। UPPCS के लिए भी जो है उसके फॉर्म तो आ चुके हैं, दिनेश कुमार, फॉर्म तो डाले जा रहे हैं 2020 के, लेकिन एग्ज़ाम के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। नितिन पाल, गुड मॉर्निंग भैया। ओके, इसके बाद चलते हैं 20B, अनुच्छेद 20B। 20B में क्या है? अनुच्छेद 20B में कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। अनुच्छेद 20 कहता है, 20B, एक अपराध के लिए
लिए एक बार ही सजा मिलेगी। यानी कि आपने अगर कोई अपराध किया है तो उसकी आपको एक ही बार सजा मिलेगी उस अपराध के लिए। ये नहीं है कि पुलिस दोबारा भी फिर आपको उसी अपराध के लिए दोबारा जेल में डाल दे। आप एक बार उसकी सजा काट के आ गए हैं और दोबारा फिर से पुलिस जो है आपको दोबारा से जेल में डाल दे उसी अपराध के लिए नहीं डाल सकती। तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। क्लियर है? अनेकांश सजा दोबारा नहीं दी जाती। जी हाँ, एक अपराध के लिए। मान के चलो कि कोई भी अपराध आपने किया तो उस अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, न कि बार बार। BC अनुच्छेद 20C क्या कहता है कि अनुच्छेद 20C कहता है अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ओके? अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है। अनुच्छेद 20C कहता है कि अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान के चलिए कि आपको पुलिस उठा के ले गई और थाने में जो है आपको लेके गई और वहाँ पे मारपीट करके आपसे वहाँ पर उन्होंने हंगवा लिया कि आपने ही चोरी की है या कोई अपराध आपने किया है, और वहाँ पे आपने हाँग भी लिया, उसको जो है कबूल कर लिया कि हाँ सर मैंने ही किया था, पिटाई से बचने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये नहीं है कि आप जो है न्यायालय में पेश होंगे उसके बाद 24 घंटे के बाद, तो न्यायालय में आपको जो है ये मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आपने ही वो चोरी की है। यानी कि अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ओके? सी योगी विपुल गलत नहीं है भैया, ये सही है, गलत नहीं है। देखिए आपका जो है बी में एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान है, सी में अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये मैंने आपका सही कराया था बाद में विपुल जी, आपने जब क्लास में पढ़ा था मुझसे तो एक बार ये जो है मिस्टेक हो गया था, इससे मैंने जो है बी और सी में ये आपका डिफरेंस आया होगा, मैंने सही कराया था आपका। ओके? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? अनुच्छेद 20 को लेकर, अनुच्छेद 20A में किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जो कानून उसके अपराध करते समय था। ठीक है, उसके बाद 20B में है एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी, न कि बार बार। अनुच्छेद 20C कहता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आप जो है अपना जुर्म हाँगिए या जबरदस्ती अपना जुर्म कबूल करिए। ओके? अनुच्छेद 20 कंप्लीट हुआ सबका? स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर इसको साफ करके 21 पे चलते हैं। अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं अनुच्छेद 21 के बारे में।
अनुच्छेद 21, देखिए अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे जीवन का अधिकार भी कहते हैं या जीवन का अधिकार। ओके, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किया गया है, या इसको जीवन का अधिकार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत देखिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार जो है विस्तार किया है इसमें, जैसे कि आपको जो है स्वच्छ पानी का अधिकार है, स्वच्छ वायु का अधिकार है, स्वच्छ भोजन का अधिकार है, ठीक है। तो ये आपका जीवन के अंतर्गत आता है। इसमें आप जो है विदेश घूमना भी ले सकते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार भी आते हैं। तो ये सभी आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि स्वच्छ पानी का अधिकार, भोजन, स्वच्छ भोजन का अधिकार, स्वच्छ भोजन, वायु या विदेश घूमना, यानी कि जीवन के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वे सभी आपकी जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित किए गए हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया अनुच्छेद 21 तक सभी बच्चों का? दिक्कत आ रही है क्या? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार भी कहते हैं इसे। ठीक है, भाग गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त, अभी वहाँ पे नहीं गए, अभी 21 तक था। श्लोक ठाकुर अनुच्छेद 21 शिवम रीढ़ की हड्डी, अच्छा, और निंदा का अधिकार है इसमें। ओके, काजल जयंत 6 से 14, देखिए वो 21A में आएगा आपका। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A, बीच में थोड़ा वीडियो रुक गई थी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। ओके, तो अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार मुक्त शिक्षा, ओके, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। ओके, 6 से 14 का जल जयंत, जी हाँ, अंकित प्रजापति, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002, विपुल योगी। जी हाँ, ये आपका जो है जोड़ा गया। देखो जितने भी ए आएंगे आपके आर्टिकल के तहत, ABC करके जितने भी आएंगे वो आपके, ये मान के चलो कि मूल संविधान में नहीं थे, वे बाद में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे 21A आपका जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन
2002 के द्वारा। और कौन सी समिति थी, किसकी समिति की सिफारिश पर ये शिक्षा संबंधी अमेंडमेंट हुआ था, संविधान में संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन? जल्दी से बताएं बच्चे। मैंने एक दिन और भी बताया था अभी, शायद भारतीय संविधान की विशेषताएं जो चैप्टर था उसमें आपको बताया था मैंने यहाँ पे कि ये आपका जो है कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? छियासीवां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। अंकित प्रजापति स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था M.N. वेंकट चलैया की सिफारिश पर हुआ था, शिक्षा से संबंधित था। M.N. वेंकट चलैया, M.N. वेंकट चलैया की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इसको भी याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित था। ये आपका मौलिक अधिकारों में आया है 21A के अंतर्गत। आपका फिर अनुच्छेद 45 DPSP में आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसके बाद मौलिक कर्तव्यों में 51 कै के अंतर्गत जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। ओके, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और शिक्षा से संबंधित है। जो बच्चे थे, बच्चों की शिक्षा से संबंधित ये प्रावधान लाया गया था। ओके, तो 21A हुआ। इसके बाद एक और अनुच्छेद कर लेते हैं, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, जल्दी से बताएं, फिर काफ़ी टाइम भी हो गया है क्लास का, पता ही नहीं लगता टाइम का कितनी जल्दी कट जाए। चलो, धीरेन्द्र जैन, स्वर्ण सिंह समिति नहीं, M.N. वेंकट चलैया, सारिका चौधरी, M.N. वेंकट चलैया की सिफारिश पर 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जो शिक्षा से संबंधित था। चलिए अनुच्छेद 22 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। चलो जल्दी से करा देता हूं। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो आपका 22A के अंतर्गत आता है। इसमें मान के चलो कि आपको कोई व्यक्ति या पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आपको कारण पूछने का अधिकार है। 22A में है आपका कारण पूछने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति, अधिकारी या पुलिस कर्मचारी आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है तो आप उससे पूछोगे कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर आएगा आपका कारण पूछने का अधिकार। अनुच्छेद 22A में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी या कर्मचारी या पुलिस कर्मचारी से ये पूछने का अधिकार है कि मुझे किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कारण है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ओके, जी हाँ रूपेश पाल, कारण पूछने का अधिकार है। अनुच्छेद 22B में क्या है? 22B में है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा या पेश करना होगा। तो इसमें लिख सकता हूं मैं, नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने, नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को
पेश किया जाए या पेश करना होगा। ओके, अगर आपको कोई व्यक्ति, कोई भी पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार करता है तो आपको ये राइट है कि आपको 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन उसमें आवागमन के समय को, आने जाने के बीच जो समय लगा उसको छोड़कर, आने जाने के समय को छोड़कर, जो आने जाने का समय लगा उसको छोड़कर 24 घंटे के अंदर किसी भी पुलिस कर्मचारी को आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा जब से उसने आपको गिरफ्तार किया है। ठीक है, इसके बाद 22B हो गया। 22C में है कि आपको अपने मनपसंद वकील हायर करने का अधिकार है, अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार है। 22C में अपने पसंद के वकील या एडवोकेट या लॉयर, वकील से सलाह लेने का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22A कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे कारण पूछने का अधिकार है कि हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इसके बाद अनुच्छेद 22B कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, लेकिन उसमें आने जाने का समय छोड़ दिया जाएगा। जो आने जाने के बीच में जो समय लगा है उसे छोड़कर 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। अनुच्छेद 22C कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे अपना मनपसंद वकील हायर करने का अधिकार है, अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार है कि वो किस प्रकार से बच सकता है। किसी भी वकील को हायर कर सकता है जो उसकी पसंद का है। ओके, तो ये आपका हुआ अनुच्छेद 22 और इसमें आपके जो है 2 मौलिक अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं, समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, तो आज की क्लास हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, इससे आगे कल कंप्लीट कर लेंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो बताए, या अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता दें मुझे, उसका आंसर मैं कल बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या दोबारा रिपीट करा दूंगा एक बार सभी को। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है। जी हाँ, कारण पूछ सकते हैं रुपेश पाल। ठीक है, तो वीडियो को सभी लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी जो है कमेंट करके बताएं। ठीक है, नमस्कार।